प्यारे विद्यार्थियों, हम आज अध्याय 6 तीन वर्ग का दूसरा भाग रिवाइज करने जा रहे हैं। और भाग 2 में सामंतवाद का उदय यूरोपीय समाज में किस प्रकार से हुआ, सामंतवाद की विशेषताएं और सामंतवाद का पतन कब, यूरोप में कैसे हुआ। अभी तक हमने तीन वर्ग में भाग 1 में तीन वर्गों के बारे में पढ़ा था। तीन वर्ग जो कि पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग, इसके बारे में अभी तक हम दोहराई कर चुके हैं। आज हम सामंतवाद के बाद की बात करेंगे कि ये सामंतवाद था क्या और कब यूरोपीय समाज में ये इसका उत्थान हुआ था। सामंतवाद को फ्यूडलिज्म भी कहा जाता है और ये फ्यूड शब्द जर्मनी भाषा के फ्यूड से निकला है और जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा अथवा जागीर। इस व्यवस्था में जो राजा थे वे शक्तिहीन हो गए थे, क्योंकि रोमन साम्राज्य का जब पतन हुआ तो बाहर से कई आक्रमण होने लग गए। यूरोप में साम्राज्य बहुत बड़ा था, दूर तक राजा की पहुंच नहीं हो पाती थी, उसके नियंत्रण से स्थितियां बाहर हो रही थी। इसीलिए राजाओं ने सामंतों में कुछ जमीनें बांट दी, जिसको जागीरें भी कहा जा सकता है, और उसका नियंत्रण उन सामंतों के अधीन कर दिया। उन्हें ही सेना रखने का भी अधिकार दे दिया। सामंत ही अपने क्षेत्र में न्यायालय लगा सकते थे, वही कर भी प्राप्त कर सकते थे, अर्थात अपने क्षेत्र के सर्वे सर्वा वह सामंत बन गए। और इस प्रकार से सामंतवाद का उदय हुआ। और कई बार ये जो बड़े सामंत थे वे अपनी जो जागीरें जमीनें थी उसके कुछ भाग छोटे सामंतों को भी दे दिया करते थे, उनमें भी जमीनें बांट देते थे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सामंतवाद व्यवस्था है यह भूमि के मालिकाना हक और उसको आगे बांटने की व्यवस्था पर आधारित थी। अब इस सामंतवाद के आने के क्या कारण यूरोप में रहे हैं। एक तो अराजकता का माहौल, क्योंकि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद हर तरफ अराजकता होने लग गई थी। बाहर से अनेक आक्रमण यूरोप के देशों पर होने लगे थे और राजा की स्थिति बिल्कुल कमजोर हो गई थी, उसका कोई नियंत्रण अपने देश पर नहीं रह रहा था। इसलिए राजा की एक आवश्यकता बन गई थी कि वो अपने क्षेत्र को संभाल नहीं पा रहा था, वह अपना नियंत्रण अपने प्रदेशों से खोने लगा था और जो दूर प्रदेशों में अधिकारी होते थे वह मनमर्जी करते थे, लोगों पर कई प्रकार के अत्याचार करते थे। इसलिए मजबूरन राजा को जो जमीनें थी वह सामंतों में बांटनी पड़ी। तो इस प्रकार से सामंतवाद का उदय यूरोप में हुआ और सबसे पहले इसका उदय गौल नामक स्थान से हुआ है। आप इस मानचित्र में देख सकते हैं, गौल फ्रांस का पुराना नाम है। और इस गौल क्षेत्र में, जो कि रोमन साम्राज्य का एक भाग था, यहां पर जर्मन की फ्रैंक जाति ने 486 ईस्वी में आक्रमण किया था और इसीलिए इस गौल का नाम बदलकर फ्रांस रख दिया। और वहां एक शासक बाद में 768 ईस्वी में शॉर्लमैन नाम का राजा हुआ। उसने वहां राज किया। पोप के साथ उसके बड़े अच्छे संबंध थे। वह अपने साम्राज्य को काफी विस्तार देना चाहता था, इसलिए उसने सामंतों से मदद लेने की का प्रयास किया। उन्हें प्रसन्न करने के लिए
उसने सामंतों में जागीरें बांट दी और इस प्रकार से सामंतवाद का उदय 8वीं शताब्दी में गौल, जिसे अब हम फ्रांस के नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र से सबसे पहले सामंतवाद का उदय हुआ और उसके बाद यूरोप के विभिन्न देशों में, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इन सब देशों में सामंतवाद का प्रसार होने लगा। अब ये सामंतवाद की मुख्य विशेषताएं क्या थी? ये कैसा था सामंतवाद? इसका गठन क्या था? सर्वोच्च तो राजा ही था। पूरे देश का जो मुखिया था वह राजा ही होता था। वह सर्वोच्च था। वही भूमि का, पूरे देश की भूमि का स्वामी वही होता था। लेकिन वह पूरी तरह से सामंतों पर निर्भर हो गया था। राजा को सेना के लिए सामंतों पर निर्भर होना पड़ता था। उसकी अपनी कोई सेना नहीं होती थी। उसके पास कोई अपने आय के साधन नहीं थे। इसलिए दूर प्रदेशों पर भी उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता था। इसलिए उसने अपनी जमीनें सामंतों को दे दी थी। सामंत अपने क्षेत्र में जो उसकी जागीर होती थी वहां पर सबसे शक्तिशाली सामंत ही होता था। उसकी अपनी सेना होती थी। उसका अपना न्यायालय होता था। वह कर भी एकत्र करता था। किसी भी व्यक्ति को दंड दे सकता था और उसे लॉर्ड के नाम से पुकारा जाता था। और अनेक उपाधियां वे लॉर्ड अपने लिए लेते थे। काउंट, विस्काउंट, इस प्रकार की उपाधियों से उन्हें सम्मानित किया जाता था। और वे इतने शक्तिशाली समय के साथ हो गए थे कि कई बार तो राजा की भी वो परवाह नहीं करते थे। अब वो एक बहुत बड़े आवास क्षेत्र में रहता था जिसे मेनर कहते थे। मेनर क्या है? ये लॉर्ड या सामंत का आवास स्थान होता था। और एक मेनर का आकार कुछ गांव से लेकर अनेक गांव तक, कई बार तो सैकड़ों गांवों को मिलाकर एक मेनर बनाया जाता था। और एक ऊंचे टीले पर सामंत का दुर्ग होता था। उसका किला होता था जहां वो रहता था। और उसके आवास क्षेत्र में, जिसे मेनर कहते हैं, सभी प्रकार की सुविधाएं होती थी। और वहां पर कृषक दासों को बेगार करनी पड़ती थी। सप्ताह में 3 दिन वहां पर जाकर काम करना पड़ता था, जिसके बदले उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। उसके बाद नाइट। नाइट छोटे सामंत को कहा जाता है, क्योंकि बड़े सामंतों ने कई बार अपनी जागीरों या जमीनों को छोटे सामंतों में भी बांट दिया था। और छोटे सामंत का या इस नाइट का बड़े सामंत के साथ वही संबंध था जो कि बड़े सामंत का राजा के साथ होता था। तो छोटे सामंत को भी उसकी जवाबदेही बड़े सामंत के लिए ही बनती थी। वह भी जब जरूरत पड़ती थी अपनी सेना रखता था। और जब भी बड़े सामंत को आवश्यकता होती थी तो सेना के द्वारा उसकी मदद भी करता था। और सबसे जो छोटी कड़ी इस सामंतवाद में थी वह कृषक दास की थी, और जिनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, शोचनीय थी। उन्हें ही सब काम करना पड़ता था और उनके ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार ये सामंत या नाइट या लॉर्ड क्या करते थे। लेकिन समय के साथ इस सामंतवाद का भी पतन हुआ। अनेक उसके पीछे कारण रहे। कुछ इसके लाभ भी हुए हैं सामंतवाद के, क्योंकि अराजकता का माहौल सामंतवाद के बाद फिर समाप्त हो गया। दूर प्रदेशों तक उनका नियंत्रण था। अपने क्षेत्र के लॉ एंड ऑर्डर के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वह सामंत जिम्मेवार होता था। वह कर भी प्राप्त करता था। तो इस प्रकार से अराजकता का जो माहौल था वह समाप्त हो गया और राजा एक प्रकार से निश्चिंत हो गया था कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। लेकिन समय के साथ ये जो सामंत है वह भी अत्याचारी हो गए, लोगों का शोषण करने लग गए, बहुत धनी हो गए। और इस प्रकार से सामंतवाद का पतन
16वीं-17वीं शताब्दी तक हो चुका था। अब इस सामंतवाद के पतन के पीछे कारण क्या रहे हैं? सबसे पहली बात, सामंतों के अत्याचार। लोगों के ऊपर इन्होंने बड़ा शोषण करना शुरू कर दिया था, विशेष तौर से कृषक दासों के ऊपर। उन पर अनेक अत्याचार ये सामंत करते थे, स्वयं विलासिता का जीवन जीते थे और आम लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। इसलिए सभी में एक रोष था, गुस्सा था इन सामंतों के प्रति, और वो समय ढूंढ रहे थे, अनुकूल समय ढूंढ रहे थे कि जिससे सामंतवाद का पतन हो सके। धर्मयुद्ध एक बहुत बड़ा कारण रहा। पोप के आदेश पर सभी सामंतों ने जेरूसलेम के प्रश्न पर धर्मयुद्ध में भाग लिया, इन सामंतों ने भी, और अनेक सामंत उसमें मारे गए युद्ध में। और इस प्रकार से जो सामंतों की शक्ति थी वह कमजोर होने लग गई, उनकी पकड़ अपने क्षेत्र में कम होने लग गई, और जिससे सामंतवाद का पतन संभव हुआ। राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान। 15वीं और 16वीं शताब्दी में अनेक राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई, जिससे कि राजा की जो सामंतों पर निर्भरता थी वह कम होने लग गई। अब राष्ट्र बनने लगे, राजा की अपनी सेना होने लग गई थी, और राष्ट्रीय राज्यों के आने के बाद सामंतों की स्थिति बहुत कमजोर हो गई। कृषक विद्रोह। किसानों ने भी अनेक विद्रोह करने शुरू कर दिए थे। एक वहां पर प्लेग बीमारी भी फैली थी, जिससे कि अनेक कृषकों की मौत हुई। अब काम करने के लिए किसानों की कमी होने लग गई थी, और वे किसान अपने लिए अच्छे हालात की मांग करने लगे थे। अपने लिए अधिक मेहनताना मांगने की उनकी मांग रही। वो ये अनेक प्रकार के विद्रोह करने लगे, जिससे कि सामंतवाद का पतन होने लगा। मध्यम श्रेणी का उत्थान ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है, क्योंकि व्यापार बढ़ने लगा था समय के साथ, और व्यापारियों का, नए उद्योगपतियों का एक विशेष समूह वहां पर आया, और उन्होंने राजा की मदद करनी आरंभ कर दी, और राजा को सेना रखने के लिए धन मुहैया करवाया, जिससे कि जो सामंतों के ऊपर निर्भरता थी राजा की, वह कम होने लग गई, और सामंतवाद का उसके बाद अंत होने लगा। सामंतों के आपसी झगड़े भी होते थे। वे इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उनकी अपनी सेना होती थी, और ईर्ष्या या द्वेष की भावना के कारण आपस में एक दूसरे के साथ ही सामंत लड़ने लग गए थे। सामंतों के बीच में युद्ध होते थे, और जिससे इन आपसी झगड़ों के कारण जो वहां के लोग थे वह भी परेशान हुए, और कई सामंतों का इसमें पतन भी हुआ, अंत हुआ, युद्ध में मारे गए, और सामंतवाद को इससे आघात पहुंचा। नए नगर स्थापित हुए हैं 15वीं शताब्दी के बाद। लंदन, वेनिस, फ्लोरेंस, पेरिस, जनेवा, जैसे जैसे उद्योग भी स्थापित होने लग गए, व्यापार बढ़ने लग गया, नए शहर आने शुरू हो गए, और कृषक दासों को नए रोजगार के साधन इन नए नगरों में मिलने लगे। तो वे अपने सामंत की सेवा करनी छोड़कर इन नगरों में बस गए, उन्हें नए रोजगार मिल गए, और सामंतों के पास काम करने वाले कोई कृषक नहीं रहे। इसलिए सामंतवाद का पतन इन नए नगरों के उत्थान के कारण भी हुआ था। मुद्रा का प्रचलन। पहले वस्तुओं का विनिमय होता था। खाने की वस्तु प्राप्त करनी है तो आप कोई उसके बदले में दूसरी वस्तु का विनिमय कर दीजिए, लेन देन कर दीजिए, तो वस्तु के लेन देन से ही सारा व्यापार चलता था। लेकिन अब मुद्रा का प्रचलन आरंभ हो गया है। आप धन देकर अपने लिए कोई भी वस्तु अपने स्वेच्छा से प्राप्त कर सकते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, और इसलिए मुद्रा का प्रचलन आने के बाद जो सामंतों के ऊपर आम लोगों की निर्भरता थी वह कम हुई, और इससे भी सामंतवाद को आघात पहुंचा। तो इस प्रकार से यूरोप में सामंतवाद का उदय हुआ, उसकी कुछ विशेषताएं रही, उसके कुछ लाभ भी आरंभिक वर्षों में वहां पर हुए, आरंभिक शताब्दियों में उसके लाभ भी यूरोप को मिले। लेकिन समय के साथ सामंतवाद का पतन हुआ,
और पूरे यूरोप से उसका 17वीं और 18वीं शताब्दी में सामंतवाद का अंत हो गया। तो इस प्रकार से आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की यहाँ पर दोहराई की है। आपने पहले भी इस काम को क्या है हमने पढ़ा है, इस पर विस्तृत चर्चा की है। नोटबुक में आपने ये सब प्रश्न, बड़े प्रश्न लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर कार्यपत्रक में अब छोटे प्रश्न दिए जा रहे हैं जिससे कि दोबारा से इसकी रिवीजन हो सके। तो बार बार इसका अभ्यास करते रहिए। इन छोटे प्रश्नों का जो यहाँ पर कार्यपत्रक में दिए जा रहे हैं उन्हें अपनी नोटबुक में भी जरूर लिखें और साथ में स्मरण करते रहें। इसके साथ ही ये 3 वर्ग का भाग 2 सामंतवाद यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।